दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। जैसा कि आप जानते हो, आपका भूगोल का पेपर होता है संसाधन एवं पर्यावरण। तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है, संसाधनों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो संसाधन के जो वर्गीकरण होते हैं उसकी अपन व्याख्या देखेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आपको इस प्रश्न को कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ यहाँ जो शॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे फ्लिपकार्ट और मंत्रा से, तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अभी जाओ कोई चीज खरीदनी, अभी जाकर खरीद लो। और इन सब प्रश्नों की सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा, क्लिक करके आप अन्य वीडियो भी देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो संसाधन क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, उसके बारे में आपको समझेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब अगर अपन संसाधन देखें, जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो वस्तुएं हैं, जो आम मनुष्य के या जो जीवमंडल का हिस्सा होती है, उसी को संसाधन कहते हैं। उसकी अगर अपन उसकी उत्पत्ति, उसके जो आधार हैं, किन किन आधारों पर संसाधनों को बांटा जा सकता है, तो उसके कुछ 3 से 4 भाग होते हैं जिनके आधार पर अपन संसाधनों को बांटते हैं। एक एक करके सभी प्रकारों को समझेंगे। पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पे। जो संसाधन होते हैं उनको पहला कौन सा आधार आता है, उत्पत्ति के आधार पे समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है, जैविक संसाधन व अजैविक संसाधन। कौन से होते हैं जैविक संसाधन, नाम से पता चल रहा है आपको। जैविक संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होने वाले, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु। तो ऐसे याद कर लो, जैविक मतलब जीवन। ऐसी चीजें जिनके अंदर आपको जीवन देखने को मिले, जीवित दिखाई दें, जो आपको, जिनके अंदर आपको क्रिया प्रक्रिया जो करते हुए दिखाई दें, उसको क्या कहा जाता है, आपको जैविक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। जैसे मनुष्य हो गया आपके सामने। मनुष्य क्या है, आपके सामने जीवित प्राणियों के रूप में अपन को नजर आते हैं। दूसरे जीव जंतु, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है ताकि आपको याद हो जाए। समझ में आ गया, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। बाकी डेफिनेशन ये होती है कि जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। अगला क्या है, जीव जंतु। जीव जंतु जैसे जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए आपके सामने, जो आपके सामने क्रिया प्रक्रिया करते हुए दिखाई देते हैं इस जीव मंडल में, उसको क्या कहा जाता है, आपको जैविक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। वनस्पति हो गए, इनके अंदर आपको जीवन तो नहीं दिखाई देगा कि भाई क्रिया, ऐसे तो नहीं कि भाई पेड़ चलकर कहीं पे जा रहे हैं, लेकिन जो आपके सामने मनुष्य हो गए और जीव जंतु हो गए, इनका जीवन किन पे निर्भर करता है, पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। अगर इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ना तो यहाँ पर जीव जंतु रह पाएंगे, ना ही मनुष्य रह पाएंगे। तो इस प्रकार के संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने, जैविक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अगले कौन से प्रकार के संसाधन होते हैं, अजैविक संसाधन। कौन से होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वो संसाधन जो आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो निर्जीव वस्तु होते हैं उनसे बने होते हैं, उनको अजैविक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसे संसाधन जिनके अंदर आपको क्या नहीं हो, जीवन नहीं दिखाई दे। समझ में आ गया, निर्जीव हो, जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की आपको क्रिया प्रक्रिया नहीं दिखाई दे, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने, अजैविक संसाधनों के रूप में जाना जाता है। जैसे चट्टान है, संसाधन है ये आपके सामने। चट्टानों के बिना, चट्टान है, इनके बिना इन मनुष्य जीवन है वो अधूरा है, मतलब नहीं हो सकता है। चट्टानों के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के धातु पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की सभ्यताओं के निर्माण के लिए चट्टानों की बहुत जरूरी है ना। सबसे पहले इंसान ने जो हथियार बनाए थे वो भी किससे बनाए थे, पत्थर से बनाए थे। तो यही है, चट्टान है आपके सामने, धातु हो गई, अलग अलग प्रकार की जो धातु हैं उनका हो गई, जल और वायु हो गई वो आपके सामने। ये कैसे संसाधन है, अजैविक हैं, आप इनके अंदर आपको जीवन ही दिखाई देता है। समझ में आ गया। तो 2 प्रकार के होते हैं आपकी उत्पत्ति के आधार पे, पहले जैविक संसाधन, दूसरे अजैविक संसाधन है, वो आपके इसके उदाहरण होते हैं। अगला है समायता के आधार पे। समायता के आधार पे मतलब कौन से संसाधन होते हैं, पहले नवीनीकरण संसाधन और दूसरे अनवीनीकरण संसाधन। जैसे कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत किया जाता है। समझो, समायता मतलब क्या होता है, जो चीजें समाप्त होने के आधार पे, अगर समझे कि कोई चीज कितनी जल्दी समाप्त हो सकती है, उसके आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है नवीनीकरण और दूसरा अनवीनीकरण संसाधन। नाम से समझना, नवीनीकरण, नवीनीकरण मतलब कोई भी चीज को आप पुनः प्राप्त कर सकते हो। नवीनीकरण क्या, भाई आपने कहा कि मैंने तो इस गाड़ी का नवीनीकरण करवा दिया, मतलब इसको नया करवा दिया, डेंटिंग वेंटिंग करवा दी उसकी आपने, तो नई नई सी दिखने लगी। तो ऐसे ही कोई भी चीज को आप पुनः प्राप्त कर सकते हो, उसको नवीनीकरण संसाधन के रूप में जाना जाता है। जैसे कि
भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जिन संसाधनों को अपन पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा आपने, कोई रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और कोई यांत्रिक मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा आप क्या कर सकते हो, कोई भी संसाधन है उसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। समझाऊंगा। जैसे सौर ऊर्जा आपके सामने, सौर ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो आपको पता है एक पूरी की पूरी भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया की देन है। सूरज है, उसके अंदर जो आपके सामने जो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल वो आपसे आपस में कंबाइन होते हैं और क्या होते हैं, उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। उसी को क्या कहा जाता है, सौर ऊर्जा है के नाम से जाना जाता है। और सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, जो नियंत्रित, जो लगातार चलती रहती है। समझ में आ गया। सूरज से जो किरणें आती हैं अपन उसको क्या कर सकते हैं, अपन उसको फोटो प्लेट के माध्यम से स्टोर कर सकते हैं। अगली कौन सी है, पवन ऊर्जा। जो हवा है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे आपने टरबाइन लगा दी, बड़े बड़े पवन चक्कियां लगा दी जाती है ना, भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अपन क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा को क्या कहा जाता है, पवन ऊर्जा। और पवन कभी रुकने वाली नहीं है, जैसे घूर्णन प्रक्रिया चलती रहेगी, आपके अलग अलग प्रकार की जो आपके सामने भौगोलिक प्रक्रिया चलती रहेगी और पवन ऊर्जा है वो उसका निर्माण होता रहेगा। अगला है जल और वन। तो जल की ऊर्जाएं भाई ज्वार भाटा जैसे है, आपने उसकी मदद से आपने क्या कर लिया, जो ऊर्जा बना ली, या फिर आपने क्या किया, आप जो आपने बांध बना लिए और उन बांधों पर क्या है, उस बांधों के पानी से आपने जो ऊर्जा है उसका निर्माण किया, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, आपके सामने जल ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और वनों के माध्यम से, कोयला वगैरह से जो आपके वन हो गए वो भी क्या बार बार वापस रिस्टोर होते रहते हैं, बस अपन उनको काटे नहीं, वनों को संरक्षित करके रखें, वन अपने आप खुद को निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं जिनको बार बार आप क्या भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है, नवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है अनवीनीकरण संसाधन। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो अनवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जो एक बार आपने प्रयोग किया और उसके बाद में क्या हो गए, वो समाप्त हो गए। अनवीनीकरण मतलब जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अनवीनीकरण मतलब जिसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हो, उसको कौन से नाम से जाना जाता है, अनवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ऐसे संसाधन जिनको आप एक बार उपयोग किया, जैसे आपने एक लकड़ी जलाई, समझ में आ गया, लकड़ी जलाकर क्या कर दिया, उसको जलाया, उसको थोड़ा कोयला बन गया, बाकी राख हो गई। फिर कोयले से आपने क्या किया, भट्टी जला ली, अब कोयला था वो क्या हो गया, उससे खत्म हो गया। तो यही है, आप क्या पुनः राख से आप कोयला बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो यही है, आपके गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डाला, आप कहीं गांव में घूमने के लिए चले गए, तो वो क्या हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, उसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है सौर ऊर्जा की तरह। तो ऐसे संसाधन जिनको एक बार पुनः उपयोग करने के बाद में क्या हो सकता है, उनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबा समय लग सकता है उनको निर्माण होने में, उनको क्या कहा जाता है, अनवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोयला है ना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज है, ये सब क्या होते हैं आपके सामने, ये सारे के सारे अनवीनीकरण खनिज होते हैं। पेट्रोलियम वाला उदाहरण दे दिया, आपके घर में गैस है, आपने गैस चूल्हा जलाया, आपने खाना बना लिया, खाना पकाने के बाद में गैस को क्या हो गया, जो वो गैस थी, प्राकृतिक गैस थी, वो आपने यूज कर ली, क्या आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार के संसाधनों को अनवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अगला स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति के पास चीज है, जैसे आपके पास आपका मोबाइल है, तो एक आप क्या उसके स्वामी हो, स्वामित्व हो आपके पास, आपके पिताजी पास आपके घर की जमीन है 50 बीघा 60 बीघा, तो उसके क्या स्वामित्व है उनका उनके पास। तो किसी भी इंसान के पास कोई वस्तु है, कोई संसाधन है, वो उसका क्या होता है, उसका स्वामित्व होता है। जैसे कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वामित्व क्या होता है आपके सामने, आपका घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास जो भी चीज है जिसके आपका आप कहते हो कि भैया तो मेरी है, ये तो मेरी है भैया, वस्तु तो मेरी है, वो क्या आती है, व्यक्तिगत स्वामित्व के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक सामुदायिक जो आपके सामने स्वामित्व क्या होता है, आपका गांव है, आप या गांव या शहर में रहते हो, आप किसी वार्ड में रहते हो, वहां पर आपका एक सामुदायिक केंद्र होगा, होगा ना। आपके जो जाति हो गई, आपके धर्म के लोगों ने क्या एक पैसे इकट्ठे देकर चंदा करके कोई एक भवन का निर्माण कर रखा है, जिसके समाज के कोई भी लोग उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया, जिसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था, आप सब गांव वालों ने मिलकर क्या किया, एक भवन का निर्माण करा दिया, उसको क्या कहा जाता है, सामुदायिक आपके सामने स्वामित्व के नाम से जाना जाता है। अगला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जो आपके सामने राष्ट्र के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत का भवन हो गया आपके सामने, आपके अस्पताल, सरकारी स्कूलें, ये सारे क्या है, राष्ट्रीय संस्थान है। समझ आगे, जो सरकारी संस्थान होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कैसे होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जहां दो देशों के बीच में आपके सामने बॉर्डर हो गई, है ना, नदियां हो गई। नदियां कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अब ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसमें चीन का भी अधिकार और भारत का भी अधिकार है। सिंधु नदी है, उस पर भारत और पाकिस्तान दोनों का अधिकार है। तो इस प्रकार के संसाधनों को क्या कहा जाता है? जहां पे एक से अधिक देश आपस में जुड़े रहते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के रूप में जाना जाता है। अगला है विकास के स्तर के आधार पे। तो विकास के स्तर के आधार पे संभावित, विकसित, भंडार व संचित कोष संसाधन। तो अलग अलग प्रकार के संसाधन होते हैं। जैसे संभावित संसाधन कौन से होते हैं आपके सामने, भंडारण करने वाले संसाधन कौन से होते हैं, और कोष संसाधन वाले संसाधन कैसे होते हैं। अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इनका संसाधनों को बेहतर प्रबंधन व सतत उपयोग से समझने में मदद करता है। तो ये संसाधन कौन से होते हैं आपके सामने, जो आपको सतत विकास में, ये ऐसे जो आपके भी काम आ जाए और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी काम आ जाए, उस प्रकार के संसाधनों को आपको विकास के स्तर पे संसाधनों के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया आपको सारी की सारी चीजें। अब बढ़ेंगे अपन अगले वाले टॉपिकों की तरफ, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। आपने एक पर्सन देख लिया। अब अपन जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के मेथड के बारे में लिखिए कि प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है। अन्य वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। इसके जो प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लेना आप। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर वो भी देख लेना। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के मेथड के बारे में लिखिए कि प्राकृतिक जो संसाधन का प्रबंधन किया जाता है उसमें क्या क्या मेथड होता है। पहला है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का अर्थ है भूमि, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु और खनिज जैसे संसाधनों का संरक्षण करना। तो आपके प्राकृतिक प्रबंधन क्या था भाई? कोई भी चीज आपके घर में आप क्या कर रहे हो, कोई प्रबंधन करते हो तो आपने हर चीज का देख रेख करते हो। भाई घर में कितना पैसा आ रहा है, उसको कहाँ कहाँ पर लगाना है, भविष्य के लिए कितना बचा कर रखना है, जो खर्चे में कितना यूज करना है, घर खर्चे में कितना यूज करना है, पढ़ाई में कितना खर्च करना है, कोई बीमारी है तो दवा पर कितना खर्च करना है, भविष्य के लिए कितना बचा के रखना है। तो इसको क्या कहते हैं अपन? पारिवारिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से प्राकृतिक प्रबंधन क्या होता है? प्राकृतिक प्रबंधन में आपका संसाधनों का, जो आपके पास वस्तुएं हैं उनका प्रबंधन करते हो। जैसे कि भूमि का प्रबंधन करना, समझ में आ गया कि भूमि का शरण नहीं हो, अपरदन नहीं हो, भूमि को बचा कर रखना। जल, जो आपके सामने जो जल है, पानी है, वो प्रदूषित नहीं हो, भूजल है वो लगातार गिर रहा है, उसको शोधन से बचाया जाए। अगला है मिट्टी, जो आपके सामने जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी को संरक्षित करना भी जरूरी है। क्यों? अब उर्वरक खाद्य, आपको पता है आपके जो खेत है उसमें आपके पिताजी को पूछना, जब यूरिया नहीं देते थे तो उस समय जितना उत्पादन होता था, क्या आज हो रहा उतना उत्पादन? नहीं होता है ना? क्यों? धीरे धीरे उत्पादन क्षमता वो घटती जा रही है। तो मिट्टी को बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ है तो सब कुछ है। मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं रह जाएगी, मिट्टी बंजर हो जाएगी, तो हमारा कुछ कोई भी विकास नहीं होगा। जीव जंतु और खनिज जैसे संसाधनों का संरक्षण करना और उनके सतत उपयोग का ध्यान रखना और प्रभावी ढंग से प्रयोग करना जरूरी है। तो जो आपके सामने जो वनस्पति होगी, जीव जंतु हो गए, जैसे संसाधन है, उनको क्या है, उनको संरक्षण करना जरूरी है, और उनके जो सतत विकास है उनका ध्यान में रखना भी जरूरी है, ताकि उनको अपन प्रभावी ढंग से क्या कर सके, आने वाली पीढ़ियां भी उपयोग कर सकें। अगर आपको पता भाई, अब आपके गांव में घर में कुआं है, अगर आपके पिताजी खेती में उपयोग लेते हैं उस पानी को, अगर उसको आपने सही से उपयोग नहीं किया, भूजल स्तर गिर गया, तो क्या आने वाली पीढ़ियां उसको उपयोग में ले पाएंगी? नहीं ले पाएंगे। और अच्छे से संरक्षित करके रख लिया तो आप भी उपयोग कर सकते हो और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो कोई भी संसाधन हो गए, भूमि, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु हो गए, उनको आने वाली पीढ़ियों को बचा कर रखने को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। क्यों जरूरी है? पहला है सतत विकास के लिए। यह वर्तमान पीढ़ियों को जरूरत को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। तो ये क्या करता है आपके सामने? सतत विकास के लिए जरूरी होता है। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास वो विकास होता है जो जिसमें आपका खुद का भी विकास हो और आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो। जैसे मैंने आपको आपके घर के कुएं, खेत के कुएं का उदाहरण दिया, इसमें आपके पिताजी अगर संरक्षित रखते हैं तो आपके भी काम आएगा और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी काम में आएगा। तो इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना कि हम भी इस चीज को अच्छे से उपयोग कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अच्छे से उपयोग कर लें, उसको सतत विकास के नाम से जानते हैं। अगला है प्राकृतिक संतुलन।
प्राकृतिक संतुलन क्या होता है? ये पारिस्थितिक तंत्रों को स्वस्थ बनाए रखता है, जैव विविधता को संरक्षित करता है और पर्यावरण को स्थिर रखता है। तो प्राकृतिक संतुलन क्या होता है? प्राकृतिक जो तंत्र होते हैं, इसको इकोसिस्टम को स्वस्थ रखने का कार्य करता है ना? और जैव विविधता को संरक्षित करता है। तो क्या होता है? जैसे आपके अलग अलग प्रकार के बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, आपके सामने जो रिजर्व क्षेत्र बनाए जाते हैं, समझ में आ गया? जैसे आपके जो अरावली पहाड़ी है, उसको संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं वनों को बचाने के लिए। तो क्यों बनाए जाते हैं भाई ये क्षेत्र? जहां पर अगर आप कोई भी वन, अगर कोई पेड़ काट लेते हो, किसी जानवर का शिकार कर लेते हो, तो आप पे कानूनी कार्रवाई होती है। क्यों? ताकि वहां की जो जैविक विविधता है, एक जंगल होता है, वहां पर कितने जीव जंतु रहते हैं, वहां पर कितने प्रकार के पेड़ पौधे देते हैं, वो क्या हमें ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं, हमें क्या करते हैं, हमें स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं। तो वहां की जो परिस्थिति है, जो संतुलन है, उसको बनाए रखना जरूरी है। अगला क्या? मानव कल्याण। स्वच्छ जल, वायु, भोजन और निवास स्थान उपलब्ध सुनिश्चित कराता है, जो मानव स्वास्थ्य को, जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है। अब आप देखो, दिल्ली शहर है ना? दिल्ली शहर में आपको किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी है? नहीं है। कोई भी भौतिक वस्तु आप वहां पर जाओ, खरीद सकते हो, उपभोग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वहां पे किस चीज की कमी है? स्वच्छता की कमी है। एक स्वच्छ जो वातावरण है, उसकी कमी है। किसकी कमी है? स्वच्छ वातावरण है, उसकी बहुत ज्यादा कमी है, वो देखने को मिलती है। ना वहां पर आपको स्वच्छ हवा देखने को मिलती है, ना वहां पर स्वच्छ पर्यावरण देखने को मिलता है। तो यही है, अगर स्वच्छ वातावरण नहीं होगा, स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा, तो इंसान कितना भी पैसा कमा ले, इतना कितनी भी भौतिक वस्तुओं का निर्माण कर ले, उसके लिए कोई भी फायदेमंद नहीं होती है, वो उसके लिए नील बटा जीरो है। तो यही है, स्वच्छ आपको वातावरण मिले, स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ वायु और स्वच्छ आपको निवास स्थान मिले, उसके लिए वही आपके मानव कल्याण के लिए जरूरी होता है। भाई अगर आप अपने गांव में हो, आपके लिए हो सकता है कि आप गाड़ी से नहीं जाते हो, आप अपने कोई सरकारी बस या बस के माध्यम से जाते हो, है ना? आप, हो सकता है आपके पास अच्छा और संसाधनों की कमी हो, अच्छी स्कूल आपके 5-10 किलोमीटर दूर पड़ती हो, आपका अच्छा अस्पताल 5 किलोमीटर दूर पड़ता हो, लेकिन आपके गांव में आप कैसे रहते हो? आराम से स्वस्थ रहते हो, अच्छा वातावरण मिलता है आपको, बीमारियां कम है, अस्थमा, डायबिटीज जैसी बीमारियां कम देखने को मिलती हैं, गंभीर बीमारियां भी कम देखने को मिलती हैं, अच्छा घर का खाना खाते हो। समझ में आ गया? अच्छी आपके पास जमीन है, घर का उगाते हो और घर का खाते हो। तो यही है, अच्छा जहाँ पे पर्यावरण होगा, जहाँ पे स्वच्छ जल होगा, वायु होगा, भोजन होगा, वहीं पर इंसान का क्या हो सकता है? कल्याण हो सकता है। और ये कैसे होगा? जब हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखें। अगला क्या? आर्थिक स्थिरता। संसाधनों का कुशल उपयोग आर्थिक विकास को बनाए रखता है। अगर आप संसाधनों को अच्छे से उपभोग करते हो, वो आपको क्या करता है? आपका आर्थिक जो विकास होता है, उसको पैसे को बढ़ावा देने में भी कार्य करता है। समझाऊं? जैसे कि अब आपका जो खेत का जो कुआं है, उसी को उदाहरण लेंगे। खेत में अगर आपके कुआं है, अगर उसको, अगर आपने क्या कर रखा है? अच्छे से बचा कर रखा, ज्यादा पानी को खर्च नहीं किया, भूजल स्तर को मेंटेन करके रखा, तो क्या होगा? आपको वो हर साल फसल उगा कर देगा और आपको हर साल पैसे कमा कर देगा। समझ? मेहनत तो आपको करनी होगी, लेकिन अगर कुएं में पानी नहीं रहेगा, तो क्या फसल उगा पाओगे आप? ऐसी नहीं उगा पाओगे। तो क्या होगा? आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है। तो यही है, अगर आप संसाधनों को अच्छे से उपभोग करते हो, उपयोग करते हो, तो वो क्या करता है? आपको आर्थिक विकास को बनाए रखने में भी मदद करता है। अगला है जलवायु परिवर्तन से निपटारा करना। वनों का संरक्षण और नवीकरण ऊर्जा का उपयोग जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। तो आपके सामने जो वन है, वनों को जो संरक्षित किया जाता है और जो नवीकरण ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करती है। मतलब अगर आप वनों को संरक्षित करते हो, समझ में आ गया आपको? अगर आपने क्या किया? वनों को संरक्षित किया और नवीकरण ऊर्जा का उपयोग किया, है ना? और इससे क्या? जलवायु परिवर्तन को, अब क्या क्या, आप अगर आपके पास ज्यादा पेड़ लगे रहते हैं, तो छोटा सा उदाहरण ले लो, गर्मी कम होती है। साथ के साथ क्या? स्वच्छ हवा देखने को मिलती है, स्वच्छ पर्यावरण देखने को मिलता है। और अगर आपने नवीकरण ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया, तो इससे क्या? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब का उपयोग कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, वो वातावरण में कम जाएगी, और वातावरण में कम जाएगी तो इससे क्या होगा? आपके सामने जो पर्यावरण प्रदूषण है, वो कम देखने को मिलेगा। यह प्रबंधन पर्यावरण गिरावटों को रोकने और पृथ्वी में जीवन समर्थ प्रणालियों को बनाए रखने में अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार का जो वातावरण होगा, वो क्या करेगा आपके सामने? यह प्रबंधन पर्यावरणीय गिरावट को, मतलब आपके सामने जो पर्यावरण में जो लगातार ह्रास देखने को मिल रहा है, पर्यावरण को जो लगातार नुकसान पहुंच रहा है, उसको कम करने में मदद करेगा। और जो जीवन है, वो क्या है? बहुत ही सार्थक तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
समझ में आ गया आपके सामने? तो यही है प्राकृतिक जो संसाधन प्रबंधन है उसके महत्व के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी जो ये प्रश्न है उसको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया? छोटा प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को मिलेगा आपके सामने। जल संकट का अर्थ है पीने योग्य स्वच्छ जल की कमी और उसकी असमान उपलब्धता। जल संकट क्या होता है भाई? अगर आपके घर के पास में दो प्रकार से जल का संकट हो सकता है। गर्मियों का मौसम आपके सामने है ना, आपके गांव में क्या है, जो ट्यूबवेल था जिसके माध्यम से सारे गांव को पानी है वो पहुंचता था, सरकारी ट्यूबवेल था। अब क्या हो गया, उस ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो गया। समझ में आ गया? अब आपके गांव में पानी की वैसे ही कमी थी, अब क्या हो गई, और भी कमी देखने को मिल गई। अब आपको क्या, काफी दिनों से आपके घरों में पानी नहीं आ रहा था, आपके घरों में जो पानी था जो स्टोर कर रखा था वो भी खत्म हो गया। अब आपको टैंकरों के माध्यम से पानी मंगा रहे हो। पहला तरीके का संकट है कि आपको क्या है, आपके पास जो पानी की उपलब्धता है उसका असमान उपलब्धता, मतलब आपके पास पानी की कमी है। दूसरा, आपका क्या हुआ, आपके जो ट्यूबवेल था उसमें कोई खराबी आ गई है ना, जो पाइपलाइन थी उसमें, और जो पीने का जो पानी आ रहा है वो कैसा रहा, गंदा पानी आ रहा है। समझ आ गया? तो आप क्या कर सकते हो, क्या उसको उपयोग कर सकते हो, पीने के लिए यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। धोने के लिए भी मतलब कपड़े धोने के लिए यूज कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा नहाने के लिए कर लोगे, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कितना गंदा आ रहा है। लेकिन आप पीने के लिए और खाना बनाने के लिए उपयोग में नहीं ले सकते हो, तो वो भी जल आपका कोई काम का नहीं है। तो यही है, जल संकट वही होता है जो पानी है, जो जल है वो आपको स्वच्छ जल ना पीने के लिए हो और ना आपके सामने असमान उपलब्धता, मतलब आपको वो आपके पास उपलब्ध नहीं मिले, उसी को क्या कहा जाता है, जल संकट के नाम से जाना जाता है। कैसे उत्पन्न होता है जल संकट? जनसंख्या वृद्धि के कारण। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ जल की मांगे हैं, जैसे घरेलू, कृषि व औद्योगिक की तीव्र वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे आपके सामने जनसंख्या बढ़, तो आपके सामने जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, भाई पहले आपके घर में सोच लो, पहले आपके घर में सिर्फ आप चार लोग थे, अब आपके घर में क्या हो गए, आप टोटल 10 लोग हो गए, तो पानी की जरूरत बढ़ गई ना, है ना, हर चीज़ की जरूरत बढ़ जाती है। तो यही है, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, पहले जो आपके गांव में 10 घर थे, अब आपके घर में 50 घर हो गए, तो पानी की जरूरतें बढ़ रही हैं। पहले एक ट्यूबवेल से काम चल जाता था सरकारी से, अब 5-2 ट्यूबवेल आपको करनी पड़ रही हैं। तो यही है, घरेलू मांगे बढ़ रही हैं। दूसरी, लोग बढ़ते हैं, जनसंख्या बढ़ी है भारत की, तो भाई खाने के लिए चीज़ें चाहिए, तो खाने के जो भाई खाद्यान्न है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कृषि से। और कृषि में भाई कोई भी वस्तु कैसे निर्माण होती है, अपने जो भूजल से या जल से अपन क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, कृषि का भी। औद्योगिक, और जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं तो उद्योगों का भी निर्माण होता है, और उद्योग बिना जल के नहीं चलते हैं। तो यही है, बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख कारण होती है जल संकट का। तो यही है, घरेलू हो गया, कृषि हो गया और औद्योगिक, जो आपके सामने जो मांगे हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इस कारण क्या है, जनसंख्या की जो के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। अगला है जल का अत्यधिक दोहन। कृषि व उद्योगों के लिए भूजल है उसका अत्यधिक क्या किया जाता है, दोहन किया जाता है, जिससे भूजल स्तर गिर रहा है। भारत में अगर अपन बात करें कृषि की, अगर अपन उदाहरण दें, अमेरिका है, उसके पास भूमि है, वो चाहे तो क्या कर सकता है, चावल उगा सकता है। चावल एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अमेरिका कभी भी चावल नहीं उगाता है। वो क्या करता है, चीन और भारत से चावल खरीद लेगा लेकिन खुद नहीं उगाएगा। क्यों? वो अपने पानी को संरक्षित करके रखता है। हमारे लोगों के पास क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अपने भूजल को अपने क्या कर लिया, लगातार गिरा दिया है। कैसे? अपने कृषि और उद्योगों में लगातार पानी है, भूजल है, उसको बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। आपको पता है भाई, आप देख लेना अपने आपके जो कृषि हो रही है आपके आसपास के गांव में, वो कैसे हो रही है, ट्यूबवेल के माध्यम से ही हो रही है, या कुआं होगा आपके पास, ट्यूबवेल होगी, उसके माध्यम से करते हैं। तो क्या होता है, जो आपके सामने जो जल है, कृषि का जल है, उसका अत्यधिक उपयोग के कारण भी क्या हो गया, भूजल गिरा है। अगला है जल प्रदूषण। औद्योगिक अपशिष्ट जो आपके सामने क्या करते हैं, नदियां देखो आप, यमुना नदी है, आपको सबसे ज़्यादा प्रदूषण में यमुना नदी का नाम आता है। क्यों है? क्योंकि उसके किनारे बड़े बड़े शहर हैं, और शहरों से जितना भी कचरा निकलता है, सीवेज हो गया, औद्योगिक कचरा हो गया, वो सीधा का सीधा क्या कर दिया जाता है, नदियों में डाल दिया जाता है। कोई झील हो गई, कोई पोखर हो गया, आपके सामने वहाँ पर डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग क्या समझते हैं, भाई नदी के साथ बहकर चला जाएगा, कौन सा पता चलता है। तो इससे क्या होती है, जो आपके सामने जो नदियां हैं वो औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक कचरे के कारण क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। कृषि रसायन हो गए, हम क्या करते हैं, जो कीटनाशक उर्वरक है वो अपने फायदे के लिए जो आपके सामने भूमि में डाल देते हैं, और वो क्या था, वही पानी आपके सामने। भाई अपन अगर आप ऐसे क्षेत्र से दूर रहते हो जहाँ पर नदियाँ हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे क्षेत्र के पास में रहते हो जहाँ पर नदियाँ पास में रहती हैं, तो वो क्या होता है, वही पानी बह कर नदियों में चला जाता है, और नदियाँ हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं। अगला है
घरेलू सीवरेज द्वारा सतही व भूजल का प्रदूषण होना। तो सीवरेज का जो पानी होता है वो क्या करता है, आपको भाई अगर आप सीवरेज है उसकी पाइपलाइन जा रही है तो क्या तो उसको दो चीज़ कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन भारत में इतने ट्रीटमेंट प्लांट है नहीं भारत में। तो लोग क्या करते हैं, अपन क्या तो उसको नदियों में डाल दिया जाता है या फिर ऐसे डंप कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, वो पानी रिसाव करके ज़मीन में चला जाता है और अपना ज़मीन का जो पानी है वो भी इस चीज़ से खराब हो जाता है। इससे क्या उपलब्ध जल की मात्रा कम हो रही है। तो इसलिए क्या हो रही है, धीरे धीरे आपके सामने जो स्वच्छ जल है उसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगला क्या, जलवायु परिवर्तन, वर्षा पैटर्नों में बदलाव। तो धीरे धीरे अपन क्या देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। अब बारिश कैसे होती है, क्या तो बारिश इस प्रकार से होती है कि बाढ़ आ जाती है, मतलब असीमित बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो बाढ़ आने से भी उस पानी की कोई सार्थकता नहीं रहती है, वो पानी बह जाता है, उसको अपन क्या नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, अपन संचित नहीं कर सकते हैं। या फिर आपको क्या देखने को मिलता है, सूखा देखने को मिलता है, या क्या तो बाढ़ देखने को मिलेगी, क्या सूखा देखने को मिलेगा। तो दोनों की दोनों क्षेत्रों में क्या है, आप अपना जो पानी है उसको आप है संरक्षित नहीं कर सकते हो। तो आज के समय जो वर्षा है, जो आपके सामने जो जलवायु परिवर्तन है, इस वजह से वर्षा है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर जो मौसमी घटनाएं हैं वो आपको चरम सीमा पर होती हैं, चरम सीमा पे होती है, मतलब ऐसी मौसमी घटनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है चरम सीमा के स्तर की, जिससे क्या होता है, अपनों जो जल संसाधन है उनको नुकसान पहुंचता दिखाई देता है। समझ में आ गया। अगर पर्याप्त सीमित मात्रा में हो तो कृषि को भी फायदा उस चीज़ से, और आपको उस जल को बचा कर भी आप रख सकते हो। लेकिन असीमित मात्रा में हो जाती है, क्या तो सूखा हो जाता है, क्या बाढ़ आ जाती है, तो उस जल है उसका कोई उपयोग अच्छे से नहीं हो पाता है। अपर्याप्त जल प्रबंधन, जल संरक्षण जैसे उपायों की कमी। अब अपन देख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्षा जल है उसको संचयन करने की कोई प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं। पहले अपने जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया था, कोई टाका बनवा दिया है ना, बावड़ी का निर्माण करवा दिया आपके सामने, या फिर कोई जोड़ हो गए आपके सामने, या फिर कोई गांव में तालाब वगैरह का निर्माण करवा दिया जाता था, झील का निर्माण करवा दिया जाता था, ताकि पानी है वर्षा का जल है वो वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो सके। लेकिन आज के समय जो आपके आसपास इस प्रकार के जो जल संसाधन थे वो क्या हो रहे हैं, क्या तो प्रदूषित हो गए हैं, या बिल्कुल उनको खत्म कर दिया है, वहाँ पर मानव बस्तियाँ रहना शुरू कर दिया। समझ में आ गया। तो इससे क्या, जो जल संरक्षण के जो उपाय थे उनमें भी अब धीरे धीरे कमी है वो देखने को मिल रही है। इससे क्या हो गया, जल रिसाव है, जो जल है वो भूमि में पहुंचता था उसकी कमी होने लग गई। पुरानी जल आपूर्ति प्रणालियां व जलों को अनुचित वितरण करना। तो इस समय जो आपके सामने जो पुरानी हमारी प्रणालियां थी जल संरक्षण की, उनमें क्या धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है, और इस वजह से क्या है, अब पानी है वो हमारा क्या होते जा रहा है, जल संकट है वो धीरे धीरे उत्पन्न होता जा रहा है। ये भी एक प्रमुख कारण है। अगला क्या है, वनोन्मूलन करना। वनों की कटाई से भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। तो वनोन्मूलन करने से क्या होता है, वनोन्मूलन करने से आपके सामने क्या देखने को मिलता है, जो वन होते हैं उनकी आपने कटाई कर दी, तो वन क्या करते हैं, हमारे सबसे ज़्यादा जो वर्षा है उसको लाने के लिए कार्य करते हैं। समझ में आ गया आपके सामने, वर्षा को आपके सामने वर्षा होने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं आपके सामने वन। जिससे क्या होता है, भूजल जो पुनः भरण है वो प्रभावित होता है। अगर आप वनों को काट दोगे तो ये जो प्रक्रिया है उस वो प्रभावित होती है, और इससे क्या होता है, जो आपके सामने जो भूजल है जो, तो इससे क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जो भूजल है वो आपको कई हिस्सों में जो जल संकट है वो दिखाई दे रहा है। काफ़ी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भूजल संकट इसीलिए है क्योंकि वनों को काट दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिसमें आपके सामने जो भूजल संकट है वो क्यों उत्पन्न हो रहा है। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। जनसंख्या वृद्धि के कारण, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि के कारण भी आपको भूजल स्तर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जल का अत्यधिक दोहन करना, बहुत ज़्यादा जल अपन भूमि से निकाल देते हैं, उसके दोहन की वजह से भी आपको आपके सामने ये देखने को मिल रहा है। जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण के कारण भी आपके सामने जो बहुत ज़्यादा क्या है, आप बहुत जल प्रदूषित हो जाता है, तो भूजल है उसमें वो पुनः भरण नहीं हो पाती है, या फिर जो आपके सामने जो नदियाँ हैं उनको अपन सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी जल संकट देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन, असमान बारिश होती है, कभी तो बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, इस वजह से अपन क्या है, उस जो पानी है उसको सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। अपर्याप्त जल प्रबंधन, जो अपनी पुरानी संरक्षण प्रणालियाँ थी जहाँ पे आप जो जोड़ हो गया, टका हो गया आपके सामने, इनको अपन संरक्षित नहीं किया अपन ने,
उनको ख़त्म और कर दिया है। इस वजह से क्या है, वर्षा जल संकट है, वो जो जल है संकट है वो देखने को मिल रहा है। और क्या है, आपके सामने वनों की कटाई भी एक प्रमुख कारण है। तो यह आपके सामने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसको मैंने अच्छे से करवा दिया है। मुझे उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगले वाला है मृदा संरक्षण की विधियों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगले वाला क्या है, मृदा संरक्षण की विधियों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मृदा संरक्षण की जो अलग अलग विधियां हैं उसको अपन संक्षेप में देखने को मिलेंगे। अन्य वीडियो मैंने पहले करवा रखे हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां पर जाकर जरूर से वीडियो को देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी वहां से जाकर पढ़ लेना। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा अपवर्तन को रोकना और मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखना। मृदा संरक्षण क्या होती है आपके सामने, मृदा संरक्षण होती है जो आपके सामने मृदा अपवर्तन है, जो मिट्टी है उसको कटाव होती है उसको रोकना, और मिट्टी है उसकी उर्वरकता को बनाए रखना। समझ में आ गया। जो मिट्टी अपवर्तन है, मिट्टी अपवर्तन का यही अर्थ होता है जो मिट्टी है उसके कटाव को रोका जाए और मिट्टी है उसकी उर्वरकता को बनाए रखा जाए। इसकी कुछ प्रमुख विधियां, इसके अलग अलग प्रकार की कुछ प्रमुख विधियां हैं जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, जो आपके मिट्टी है उसकी उर्वरकता भी बनाए रख सकते हैं और मिट्टी के कटाव को भी रोक सकते हैं। अपन कौन सी प्रमुख विधियां अपन पढ़ेंगे इसी के बारे में। पहला है वर्षारोपण करना। तो अपन क्या कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं और जिसे जल और वायु द्वारा अपवर्तन होता है। एफोरेस्टेशन क्या होता है भाई, आपको मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है, आप हमेशा देख लेना। आपके घर के आसपास अगर कहाँ पे पानी निकलता है, समझ में गया, पानी गुजरता है, वहां पर अगर एक पेड़ लगा तो उसके आसपास हमेशा देख लेना मिट्टी है वो बची रह जाएगी और उसके पास से मिट्टी है खड्डा है वो बन जाता है। तो उसने क्या कर लिया, उस पेड़ ने कि जड़ों ने उसके जो आसपास की जमीन है वहां की मिट्टी को पकड़े रखा और वहां की मिट्टी क्या है आपके सामने कटाव नहीं हुआ उसके। तो यही है जो वर्षारोपण से, वृक्षों के माध्यम से क्या होता है, जो पेड़ों की जो मिट्टी होती है वो उसको जकड़े रखती है, जिससे क्या जल और वायु द्वारा अपवर्तन है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आ गया। तो वायु का, और अगर क्या था काफी बार हवा के माध्यम से भी जो मिट्टी उड़कर चली जाती है। भाई राजस्थान के विद्यार्थी हो तो आपको तो पता है, अपने पूरे पूरे जो आंधियां चलती हैं गर्मी के मौसम में, तो क्या होता है पूरी की पूरी मिट्टी इधर से उधर होती रहती है अपनी। तो अगर पेड़ लगा कर रखोगे तो इससे क्या है, एक तो वो जड़ों से, दूसरी बात पेड़ क्या करते हैं, जो हवा होती है उसके जो प्रभाव होते हैं उसको भी कम कर देते हैं। अगला क्या है, समुच्चय जुताई कर सकते हो, काउंटर प्लोइंग कर सकते हो। तो पहाड़ों के जो ढलान होते हैं वहां पर समुच्चय रेखाओं में समांतर जुताई से जल का बहाव धीमा होता है और मिट्टी का कटाव कैसे होता है। तो ये किस प्रकार की जुताई होती है इसके बारे में बताऊं। ये पहाड़ ऐसे समझो, पहाड़ है इस प्रकार के होते हैं, तो इन पे इस प्रकार से जुताई की जाती है। पहले यहाँ पर कर दी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार से। तो क्या हुआ, पानी, यहाँ का पानी, बारिश हुई, यहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ, ये मेड कर दी, यहाँ पर पानी पूरा भर गया, फिर अगले में पानी जाएगा। तो इससे क्या हुई, जो पानी पूरा भरा है तो खेत की मेड़ की वजह से क्या हो गया, एक प्रकार से जो पानी ऊपर का पानी, ज्यादा पानी था वो इस मेड़ पे चला गया, ये पूरा भर गया, तो अगले वाले में चला गया, फिर अगले वाले में, फिर अगले वाले में, फिर अगले वाले, फिर अगले वाले। तो इससे क्या, अगर तीव्र ढलान होती तो सीधा का सीधा पानी नीचे की तरफ आता, जो मिट्टी है उसका कटाव देखने को मिलता। लेकिन इस प्रकार से जुताई कर रखी है तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपके सामने मिट्टी है वो संरक्षित रह गई और आपके सामने मिट्टी का कटाव है वो कम दिखाई देता है। तो समुच्चय जुताई कर सकते हो। इस प्रकार का पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर आप खेती भी कर सकते हो, तो इस प्रकार की जुताई प्रक्रिया है वो आपके लिए सहायक हो सकती है। अगला क्या है, सीढ़ीदार खेत बनाना। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाने के लिए ढलान व जल का वेग कम होता है। तो ये भी उसी प्रकार की जो खेती होती है, जिससे आप क्या करते हो, आपको जो खेती है उसको इस प्रकार से किया जाता है, सीढ़ी की तरीके से। सीढ़ी इस प्रकार से होती है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर, वही है, इनमें भी इसी प्रकार की खेती की जाती है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जिससे खेती का जो जल है उसका वेग कम होता है और अपवर्तन रुकता है। पट्टीदार खेती क्या होती है, फसलों को पट्टियों पे उगाना, जहाँ फसलों को पट्टियों के बीच में घास की पट्टियां लगाई जाती है और अपवर्तन को रोका जाता है। तो ये क्या कर सकते हो, जैसे ये समझ लो आपका ये कोई ऐसी जगह पे आपका है मतलब खेत जहाँ पर हवा की वजह से या पानी की वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो आपके सामने जो मिट्टी है वो आपकी बहती है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो मेड़ लगा सकते हो उसके आसपास, समझ आ गया। मेड़ पे क्या करती, घास कर दी। अब घास से क्या होता है, मिट्टी नहीं जाती है, पहली चीज। फिर आपका ये जो खेत था इसके अंदर वो आपने क्या कर दिया, उसको 4 भागों में इस प्रकार से बांट दिया।
समझ में आ गया। यहाँ पर आपने चारों तरफ फसल उगा दी और बीच में छोटी छोटी पट्टियां हैं वो घास की कर दी, तो इससे क्या, जो आपके सामने पानी इधर की साइड में लगा दी तो पानी सीधा आया, वो बहाकर नहीं लेके जाए, घास उस मिट्टी को रोक लेता है। समझ में आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कर सकते हो, पट्टीदार जो आपके सामने फसलों को भी उगा सकते हो, जहाँ से क्या होती हैं फसलों को, जो फसल है वो फसलों के बीच में अपन घास की पट्टियाँ लगाई जा सकती हैं, जहाँ से क्या है अपवर्धन रुक जाता है आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने। तो आप क्या कर सकते हो, आपके सामने जो फसलों और पट्टियों को, जो फसलों के बीच में पट्टियों को लगा दिया जाता है, जिससे फसल है वो क्या हो जाती है पट्टियों के बीच में आपके सामने, उस वजह से मिट्टी का कटाव वो रुक जाता है। अगला है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्कर करना। एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलों को बारी बारी से उगाने से मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। तो मिट्टी की उर्वरकता कैसे बनाए रखते हो, आप क्या करते हो, ये आपकी जमीन है, उसको आपने 2 फसल एक साथ उगा सकते हो आप कोई भी जमीन पे। जैसे एक समय आपने क्या कर दिया, इधर की साइड आपने गेहूं उगा दिया, इधर की साइड आपने चना या सरसों है वो उगा दिया, फिर अगली साइड इधर की साइड चना और इधर की साइड गेहूं और सरसों को उगा दिया। तो इस प्रकार से, या दाल उगा सकते हो और कोई फसल है वो आप उगा सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपके सामने जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता वो बनी रहती है। क्यों, कोई भी एक फसल होती है उसमें क्या होता है, वो सिर्फ एक प्रकार के खनिज को ज़्यादा उपयोग करती है, जैसे कोई पोटास को ज़्यादा करती है, कोई है वो आपके सामने पोटेशियम को ज़्यादा करती है, समझ में आ गया, कोई आपके सामने नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग करती है। तो एक एक फसल को उगाए जाओगे तो उसी खनिज की कमी होती चली जाती है। समझ में आ गया। तो अगर आप अगली बार क्या करते हैं, आपने दूसरी फसल को उगा दिया तो वो क्या होता है, दूसरी फसल है, एक तो उसका जो अपशिष्ट निकलता है उससे उर्वरकता फैलती है, दूसरी बात है वो दूसरे खनिज को सोखती है, और जो आपके सामने जो पहले वाला खनिज है उसकी कमी हो गई थी उसकी उसमें पुनर्भरण भी हो जाता है उस प्रक्रिया के अंदर। समझ में आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, आप बार बार के फसलों को, अलग अलग प्रकार की फसलों को उगा सकते हो, इससे क्या है मिट्टी की उर्वरकता है वो बनी रहती है। अगला क्या है, अतिचारण पर नियंत्रण। तो आप अतिचारण पर नियंत्रण कर सकते हो, जैसे कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है। तो क्या कर सकते हो भाई, आपको पता है अगर ऊपर की तरफ घास वगैरह है ना, अब फसल आ गई, जो पशु आ गए, गायें आ गई, भैंस आ गई, या फिर आपके सामने बकरी वगैरह या भेड़ वगैरह आ गई, तो वो क्या है अपने जो उसके जो खुर होते हैं या फिर जो नाखून होते हैं जो खुर होते हैं उनसे क्या करते हैं, मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको उखाड़ देती हैं। क्यों, उनके कठोर होते हैं, उनके जो पैर मान लो आप, जो उनको जो खुर होते हैं, जो खुरी बोला जाता है उनको, या फिर जो उनके पैरों के नीचे जो नाखून होते हैं वो क्या होता है कठोर होते हैं, इससे मिट्टी की जो पतली परत होती है उसको वो उखाड़ देते हैं, और वो उखाड़ने की वजह से क्या हुआ, जैसे हवा चलती है पानी चलती है तो इस वजह से क्या हो जाती है, वो बहकर जाने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो यही है, अति चराई करने से वहाँ पे घास की भी कमी हो जाती है, साथ के साथ क्या हो सकता है वहाँ पर जो ऊपरी ज़मीन है उसको भी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अति चराई है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है उनके लिए। अगला क्या कर सकते हो, बांधों का निर्माण कर सकते हो। नदियों पर बांध बनाने से आपके सामने जल प्रवाह नियंत्रित होता है। तो अगर आप नदियों पर बांध बना देते हो तो इससे जो जल का जो प्रवाह है वो क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, और बांध बनाने से अपरदन भी कम होता है। तो भाई बांध बनाने से आप क्या कर देते हो, जो नदियाँ हैं उनसे जो पानी आ रहा है, एक तो बाढ़ का नियंत्रण होता है, समझना, आपने चाहा उतना पानी क्या कर लेते हो, रख लेते हो, बाकी के पानी को आप भेज देते हो। समझ में आ गया। दूसरा क्या होता है, आपके सामने बांधों से जो मिट्टी है वो भी आपके सामने वहां पर आके इकट्ठी होती रहती है, तो इससे क्या जल प्रवाह नियंत्रित रहता है और मिट्टी का अपरदन कम रहता है। ये विधियां मिट्टी को अपनी प्राकृतिक अवस्था में बनाए रखने व उत्पादकता में मदद करती हैं। तो ये कुछ विधियां आपके सामने जो मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में मदद करती हैं और आपको सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। कौन सी एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, वर्षारोपण कर सकते हो। आपका खेत, आपने चारों तरफ मेड़ की तरफ चारों तरफ क्या कर दिया, वृक्षों को लगा दिया ऊंचे ऊंचे, हवा चल रही है तो हवा की वजह के प्रभाव कम हो जाएगा और आपके सामने मिट्टी नहीं उठेगी, तो वर्षारोपण कर सकते हो। पेड़ आपके सामने पानी बहकर आता है उसको भी रोकने का कार्य करते हैं। समुच्चय जुताई कर सकते हो, सीढ़ीदार खेत बना सकते हो। ये पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है आपके सामने उपयोगी होता है, जिसमें आप जो पानी है उसके वेग को, बारिश की वर्षा के पानी के वेग को कम कर सकते हो। इससे क्या होता है आपके सामने जो मिट्टी है उसका कटाव कम से कम देखने को मिलता है। पट्टीदार खेतों का निर्माण कर सकते हो। फसलों को क्या कर सकते हो आप, पट्टी में लगाना, जहाँ पर फसलों की जो पट्टियाँ हैं उसके बीच में घास की पट्टियाँ लगाई जा सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो फसलों की जो पट्टियाँ हैं
जो फसलों की पट्टियाँ उनके बीच में आप क्या कर सकते हो, घास की पट्टियाँ लगा दी। इससे क्या होगा, आपके सामने जो अपवर्तन है, मिट्टी का अपवर्तन है, वो कम से कम देखने को मिलता है। अगला है फसल चक्र। आप बार बार फसलों को उगा सकते हो, अलग अलग प्रकार की फसलों को बदल बदल कर। इससे क्या है, इससे भी मिट्टी का अपवर्तन है वो कम होता है। अतिचारण, आप पशुओं को कम से कम कोशिश करो कि मतलब चारण करवाया जाए, घास कम होए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपने इतना करा दिया कि घास बिल्कुल खत्म हो गया और उनके जो मिट्टी है उसकी पहली परत को उखाड़ दिया उन्होंने। अगला क्या है, बांध का निर्माण भी करवा सकते हो। बांध के निर्माण से भी मिट्टी है वो आपके सामने रुकती है, उसका खनन से। तो मृदा संरक्षण की कुछ प्रमुख विधियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हो। धन्यवाद। आर्थिक रूप से मजबूत होगा। आप ज़्यादा दूर क्यों जाओ, आप यूएई है, दुबई यूएई के अंदर है ना, सऊदी हो गया, इराक हो गया, इनके पास क्या है, इनके पास कोई भी संसाधन नहीं है। सिर्फ एक सबसे जरूरी संसाधन है, वो क्या था, खनिज, दो तेल, प्राकृतिक गैस हो गई, जो आपके सामने क्रूड ऑयल हो गया, जो पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये वाला। सिर्फ एक ऐसा सबसे मजबूत संसाधन था जो औद्योगिक क्रांति के बाद में सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ। और आज वही देश जिनके पास पीने तक का पानी नहीं था, आज सबसे अमीर देशों की श्रेणी में। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या था, सबसे जरूरी संसाधन था। तो यही है, खनिज संसाधन होते हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होते हैं, उसकी क्या होते हैं, एक प्रकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और इनका जो आर्थिक महत्व होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है और उनका आर्थिक महत्व भी होता है। तो कहाँ कहाँ पर खनिजों का जरूरत होती है, पहले औद्योगिक विकास का आधार तो उद्योग होते हैं, उनके विकास के लिए जो आपके सामने खनिजों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आज के समय वाणिज्यवाद के जो युग के अंदर आपको पता है उद्योगों का सबसे ज़्यादा महत्व है। जिस देश के पास, जिस राष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा उद्योग हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा औद्योगिक शक्ति है, वही देश क्या है, पूरी दुनिया पर राज करते हैं, वही क्षेत्र सारी दुनिया पर राज करता है। और उनको जो उद्योगों को चलाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, खनिज चाहिए होते हैं। जैसे लोहा, कोयला, तांबा, बॉक्साइट जैसे खनिज आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल प्रदान करते हैं। तो आपको पता है कोई भी उद्योग हो गया, उसके अंदर लोहा हो गया, कोयला हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब आपके सामने कुछ प्रमुख खनिज हैं जिनकी आवश्यकता सदैव पड़ती ही पड़ती है। समझ में आ गया आपके सामने। तो लोहा, कोयला, तांबा, बॉक्साइट जैसे खनिज होते हैं, ये जो वर्तमान समय के जो उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चे माल के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। जिसमें इस्पात, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण में जो उद्योग खनिजों पर निर्भर करते हैं। तो जिसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे इस्पात हो गया, समझ में आ गया, मशीनरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक हो गई, इन सब के निर्माण में इन सब खनिजों की जरूरत रहती है। भाई आप अपने घर में आसपास की कोई भी वस्तु है उसको उठाकर देख लो, क्या उसके अंदर लोहा है, बिल्कुल मिलेगा आपको लोहा, है ना। कोयला है, भाई कोयले का निर्माण है, आप कोयला आपके घर में, तो लकड़ी वाला कोयला नहीं, जो खनिजों से के रूप में निकलता है वो वाला कोयला। अब वो कोयला किस रूप में काम आता है, आपके घर में कोई भी वस्तु बनी, ये समझ लो जो लोहा है उसको पिघाल कर निकाला गया, वो भी किससे, उस कोयले को भट्टी में डाला गया होगा, उसने गर्म किया, फिर उससे निकाला गया। तो कोयला भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या तांबा और बॉक्साइट जैसे खनिज आपके आसपास आपको दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते, बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो यही है, कोई भी उद्योग के निर्माण में जो खनिज हैं उनको, वो क्या होते हैं, बहुत सबसे ज़रूरी हिस्सा होते हैं, खनिज हैं। तो आपके सामने वो यही चीज़ है, खाना बनाने बैठे हो, अगर आटा है, गेहूं है, तभी क्या कर सकते हो, आप खाना बना सकते हो। खनिज उस प्रकार से हैं। रोजगार के सृजन के लिए खनन उद्योग, खनिज प्रसंस्करण और संबंधित विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न होते हैं। तो भाई आपको पता है कोई भी खनिज हो गया, खनिज को उसको खनन करने से लेकर, निकालने से लेकर, उसका आपको उसको अलग करने से लेकर उससे कोई वस्तु बनाने तक बहुत सारे लोग हैं उस प्रक्रिया से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। अब रोजगार मिलता है तो लोगों के हाथों में पैसा आता है, लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। और कोई व्यक्ति हो गया, कोई भी राष्ट्र हो गया, आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो उसकी क्या होती है, धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ता है। तो यही है, खनिज है वो बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, रोजगार सर्जन या रोजगार प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। अगला क्या है, निर्यात आय। कई देश खनिजों का निर्यात करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। तो खनिज क्या करते हैं, आपके सामने खनिज हैं जो कई देश क्या करते हैं, खनिजों को निर्यात करके खनिज एक देश से ले जाकर दूसरे देश तक आपको सामने जो निर्यात करते हैं, इससे क्या होते हैं, बहुमूल्य जो विदेशी मुद्रा है वो भी मिलती है। जैसे आपके सामने अब अमेरिका इतना मजबूत क्यों है, क्योंकि उसका जो डॉलर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा
मजबूत है। क्यों मजबूत है? सारी दुनिया में जो व्यापार होता है वो किस में होता है? डॉलर में होता है। डॉलर आप अमेरिका में ले जाओ, आप यूएसए में या यूरोप में ले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में ले जाओ, एशिया में किसी भी कॉन्टिनेंट में ले जाओ, अगर आपको व्यापार करना है तो सर्वमान्य चीज़ क्या होगी? डॉलर होगी। आपने डॉलर के बदले कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हो? खरीद फरोख्त कर सकते हो। समझ में आ गया? तो यही है आपके सामने जो निर्यातित आय भी निर्माण करने में भी करती है। अब एक बात सोचो, भारतीय लोग क्या करते हैं? विदेशों में कमाने जाते हैं, वहां से उन्होंने पैसा कमाकर भारत में बेचते हैं, तो इससे क्या होता है? वो मुद्रा भारत में आती है, तो उससे भी भारतीय लोगों को क्या होता है? फायदा होता है। तो यही है, जो निर्यातित आय है उसका भी क्या होता है? उसको भी फायदा देखने को मिलता है। अगला है बुनियादी ढांचे का विकास होना। तो जो अपना बुनियादी ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका भी विकास होने में मदद होती है। जैसे सीमेंट और चूना पत्थर जैसे जो सड़कों का, पुलों का, भवनों और ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में आवश्यक होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें आपके सामने सीमेंट हो गई, चूना पत्थर हो गए, ये सब क्या है? अलग अलग प्रकार के सड़कों के निर्माण हो गए, पुलों के निर्माण हो गए और भवनों के निर्माण में क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। सबको पता है सीमेंट है वो अलग अलग प्रकार के चूना पत्थर से बनती है ना। इसमें अलग अलग प्रकार के खनिजों का उपयोग किया जाता है। आपके आसपास कोई भी वस्तु है, कोई भी घर का निर्माण है, कोई पुल का, कोई सड़क का निर्माण है, कोई भी भवन का निर्माण है, क्या उसमें सीमेंट लगी हुई है? क्या वहाँ पर लोहा लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। कहाँ से आए ये कहाँ से आए? आपके सामने खनिजों से निकल कर आए हैं। तो यही है, अपने भारत देश के या कोई भी देश के निर्माण के लिए उसकी जो बुनियादी ढांचा होता है उसके विकास में सीमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। और सीमेंट कहाँ से आती है? खनिजों से ही निकल कर आती है। अगला है ऊर्जा स्रोत। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जो खनिज ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत होते हैं, जो उद्योगों और परिवहन को शक्ति प्रदान करते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है, ये क्या है? ये खनिज है। ये क्या करते हैं? हमारे ऊर्जा उत्पादन, जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसके लिए सबसे प्रमुख स्रोतों में से एक है। समझ में आ गया? आपके जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें जितने भी जो ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उनमें से प्रमुख स्रोतों में से कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये क्या करते हैं? ये सारे के सारे संसाधन हमारे जो इससे क्या करते हैं? ये आपको आपके सामने जो उद्योगों को परिवहन की शक्ति प्रदान करने में कार्य करते हैं। भाई कोई भी गाड़ी होगी, रेलवे हो गई, परिवहन किस प्रकार से हो सकता है? क्या तो सड़क के माध्यम से, क्या तो रेलवे के माध्यम से, या आपके सामने समुद्री मार्ग से, या वायुयान मार्ग से। इन सब मार्गों से हो सकता है। सारे के सारे मार्गों में कहीं ना कहीं क्या तो कोयला जुड़ा हुआ होगा, क्या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का उपयोग होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी तो वो भी कहीं ना कहीं कोयले से, आपके सामने कोयले से इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। तो यही है, ये जो कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, ये क्या होते हैं? ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जो क्या करते हैं? उद्योगों के और परिवहन के, सड़क परिवहन को आपको शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। तकनीकी प्रगति। दुर्लभ धातु और खनिज उस तकनीक जैसे उद्योग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अनिवार्य होते हैं। तो जो भी धातु होते हैं वो क्या करते हैं? आपको जो खनिज जैसी उच्च तकनीक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सूचना हो गई, आईटी सेक्टर हो गया, इन सब के लिए आवश्यक होते हैं। तो आपको पता है जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो इसके अंदर कुछ मात्रा में गोल्ड मिलेगा, प्लेटिनियम जैसी आपके सामने दुर्लभ धातुएं होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे मैं तो अभी तोड़ कर देख लेता हूँ, ऐसे नहीं मिलता। वो आपके सामने जो इसमें चिप लगी होती है उनके बीच में आपको उनका उपयोग किया जाता है। क्यों? ताकि जो गर्म होता है ना आपका मोबाइल, वो कम से कम हो। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की जितनी दुर्लभ धातुएं हैं वो आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती हैं, और इससे क्या होता है? वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। संक्षेप में, खनिज संसाधनों की उपलब्धता और कुशल उपयोग एक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि व औद्योगिक शक्ति का निर्माण करने में मदद करता है। तो यही है, जो खनिज संसाधन होते हैं वो क्या करते हैं? आपको कोई भी राष्ट्र होता है उसकी जो आर्थिक समृद्धि होती है उसको विकास करने में, उसको औद्योगिक विकास करने में, उस चीज़ का जो औद्योगिक विकास करने में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होते हैं। और इससे क्या होता है? जो आपको जीवन की गुणवत्ता है उसका भी सीमा निर्धारण करने का कार्य करते हैं। और क्या करते हैं? उसका जो सीमा निर्धारण है उसके उपयोग में भी वो कार्य करते हैं। अब बढ़ते हैं अपन जो अगले वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा संसाधन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के प्रकार लिखिए। तो अक्षय ऊर्जा के जो संसाधन होते हैं, नॉन कन्वेंशनल आपके सामने जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उसके कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। कौन से होते हैं? अक्षय ऊर्जा संसाधन वे ऊर्जा संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः
पूर्ति होते रहते हैं। मतलब अक्षय ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं? जो आपके सामने, जिनको प्राकृतिक रूप से क्या कर सकते हो आप, पुनः प्राप्त होते रहते हैं, पुनः रूप से आप बार बार उनको प्राप्त करते रहते हो, समझा, बार बार आप उनको उपयोग कर सकते हो। वो कैसे होते हैं आपके सामने? अक्षय ऊर्जा संसाधनों के रूप में उनको जाना जाता है। और जिनका उपयोग करने पर वे समाप्त नहीं होते, और जिनका उपयोग करने पर क्या होता है, वो समाप्त बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। और इनको किस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के रूप में जाना जाता है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। इसमें से कौन से प्रमुख हैं? पहला है सोलर ऊर्जा। समझ में आया? जो गैर परंपरागत, जो आपके सामने जितने भी जो ऊर्जा स्रोत है, उसमें से पहला कौन सा है? सोलर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जिनका उपयोग सोलर पैनलों, फोटोवोल्टिक द्वारा ऊर्जा बनाने या जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो सोलर ऊर्जा कौन सी होती है? जिनका उपयोग किस में करते हो? आपको सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने में। जिनका उपयोग सौर पैनल, जो सौर ऊर्जा के जो पैनल होते हैं उनका निर्माण करने में और बिजली बनाने में और जो जल को गर्म करने में किया जाता है। तो सीधी सीधी बात है, ऐसी ऊर्जा जो उसको सूर्य की जो किरणें होते हैं उनका उपयोग करके आप निर्माण करते हो, उसको सौर ऊर्जा का निर्माण कहते हैं। आपके घर में आपने देखा होगा आजकल जो सूर्य घर जो योजना चल रही है, बिजली योजना, उसमें क्या होता है? फोटो प्लेट लगाए जाते हैं आपके सामने, उसके माध्यम से आप उसको क्या करते हो? जो सूरज की किरणों के माध्यम से, सूरज की ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हो। पवन ऊर्जा कौन सी होती है? पवन चक्कियों के माध्यम से पवन की गति ऊर्जा को बिजली में उपयोग करना। तो अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने जो टर्बाइनर लगे होते हैं वो क्या करते हैं? आपके सामने बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी रहती हैं, वो घूमती हैं, आवाज़ चलती है, तब उससे क्या होता है? उसमें टर्बाइनर लगा रहता है, वो घुमाता है उसको, और उससे क्या, वो उस ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को आपको बिजली के अंदर बदल कर देता है। समझ में आ गया? तो पवन चक्कियों के माध्यम से पवन की गतिज ऊर्जा को जो परिवर्तित करना, उसको किस नाम से जाना जाता है? पवन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा क्या होती है? नदियों के जल प्रवाह की शक्ति को उपयोग करके टर्बाइनर घुमाकर बिजली उत्पादित की जाती है। तो नदियां होती हैं, उसके अंदर जो जल शक्ति होती है, जो जल निकलता है, भाई आपने क्या कर दिया? बांध बना दिया, बांध से पानी छोड़ रहे हो, तो उस समय उस पानी से क्या कर सकते हो? टर्बाइनर घुमा सकते हो। इससे क्या होता है? जो बिजली है उसका उत्पादन होता है। इससे बड़े बड़े बांध, छोटे बिजली घर, पानी बिजली की जो परियोजना है, दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे बना सकते हो? जो बड़े बड़े बांध बनाए जा सकते हैं, बाखड़ा नांगल जैसे बांध हैं, छोटे छोटे बांध भी होते हैं आपके सामने, उन सब बांधों से क्या होती है? बिजली का उत्पादन होता है। उस उत्पादन से आज अपन जो बिजली का उपयोग करते हैं वो सभी उन बांध परियोजनाओं की ही देन होती है। समझ में आ गया? अब इन प्रकार की क्या होते हैं, फिर से नदियाँ चलती हैं, है ना, वर्षा हो गई, वही पानी बाहर निकल गया, इवेपोरेट हो गया, बारिश हो गई, और उसको क्या कर सकते हो आप? पुनः उपयोग कर सकते हो नदियों के माध्यम से। तो ये कुछ पुराने ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? बार बार ऊर्जा का उपयोग कर सके हो। भूतापीय ऊर्जा कौन सी होती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी का उपयोग बिजली पैदा करने और सीधा तापमान के लिए किया जाता है। तो भूतापीय ऊर्जा कौन सी होती है? पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है उससे जो गर्मी निकलती है ना, उससे क्या कर सकते हो अपन? उससे सीधा का सीधा बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। आपने काफ़ी बार जगह होगा ऐसी जगह जहाँ पर लावा वगैरह निकलता है, लद्दाख वगैरह की जगह होती हैं काफ़ी बार, जहाँ से जो है ना पृथ्वी से गर्म पानी निकलता है। गर्म पानी कैसे निकलता है? क्योंकि वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर पहले को ज्वालामुखी फटी होती है, तापमान पृथ्वी का ज़्यादा है, पानी की मात्रा भी अच्छी खासी मात्रा में, तो पानी बाहर निकलता रहता है भाप के रूप में, काफ़ी बार भाप भी निकलती रहती है। तो उससे टर्बाइनर घुमाकर अपन क्या कर सकते हैं? ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है? जियोथर्मल एनर्जी के रूप में जानते हैं, आपके सामने भूतापीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। जैव ऊर्जा है बायोमास ऊर्जा। जैविक पदार्थ हो गए, जैसे कृषि अपशिष्ट हो गए, फसलें हो गई, पशु अपशिष्ट हो गए, उनको जलाकर क्या कर सकते हो? अपन ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। बायोमास ऊर्जा क्या होती है? भाई काफ़ी बार क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार के जो कृषि उत्पादक होते हैं, जो पशु अपशिष्ट होते हैं, इनको जलाकर अपन क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने जो ऊर्जा है उसका निर्माण किया जाता है, जिसमें बिजली, ईंधन हो गया, बायोगैस हो गई। भाई आपके पास गाय भैंस आप रखते हो, उससे क्या कर दिया आपने? एक बायोगैस का लगा दिया, घर का जो कचरा निकल दिया वो डाल दिया, कृषि का थोड़ा बहुत कचरा डाल दिया, गाय का गोबर डेली डाल दिया, उससे क्या बायोगैस का निर्माण कर दिया, उससे घर वगैरह का आपने चूल्हा वगैरह जला सकते हो। उसको जैव ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा के नाम से
जाना जाता है। अगली कौन सी ऊर्जा होती है? ज्वार ऊर्जा। ज्वार ऊर्जा कौन सी होती है? समुद्र में ज्वार भाटा की शक्ति का उपयोग करके बिजली उत्पादित की जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, जो समुद्र है उसमें जो ज्वार भाटा का उत्पादन कर, जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार क्या, जो आपके सामने जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं ऐसे समझ लो, उसके माध्यम से क्या कर सकते हो, उस शक्ति का उपयोग करके, उस पानी को उपयोग करके भी काफ़ी बार बिजली का उत्पादन किया जाता है। वहाँ पर भी उस पानी को संरक्षित करके या फिर उस पानी को क्या किया जाता है, वो आते हैं ज्वार भाटा, तब टरबाइन वगैरह के माध्यम से ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तरंग ऊर्जा, समुद्री लहरों की गति का उपयोग करके ऊर्जा को प्राप्त करना। तो समुद्र की लहरें भाई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लहरें ऊंची ऊंची उड़ती हैं, जो काफ़ी ऊर्जा से के साथ उड़ती हैं, एक बार आती हैं फिर जाती हैं, फिर आती हैं फिर जाती हैं। तो इससे क्या होता है, आपके सामने ऊर्जा का संचयन होता है। इसके माध्यम से क्या होते हैं, आपसे इनसे इन सब चीज़ों से आप ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हो। और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को लड़ने में मदद करते हैं। ये कुछ ऊर्जा के टाइप होते हैं, कन्वेंशनल ऊर्जा के प्रकार। पहली है सोलर ऊर्जा, दूसरी है पवन ऊर्जा, अगली है जल विद्युत ऊर्जा। सौर ऊर्जा तो आपको पता है भाई, सूरज के माध्यम से आप फोटो प्लेट लगा दिए, उसके माध्यम से आपने ऊर्जा का निर्माण किया। पवन ऊर्जा, आपने अलग पवन चक्कियों के माध्यम से टर्बाइनर घुमाकर अपन जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जल विद्युत ऊर्जा, अपन जो बांध वगैरह होते हैं उससे जो पानी छोड़ा जाता है नदियों से, उस समय टर्बाइनर वगैरह लगा दिया और आपको पूरा का पूरा बड़े बड़े बांधों से अच्छे से क्या हो गया, पूरे के पूरा जो वो टर्बाइन घूमता है और बिजली का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा यहीं से होता है। भूतापीय ऊर्जा, जो जमीन है उससे भाप निकलती रहती है, गर्मी निकलती रहती है, या फिर काफ़ी बार पानी उबलता रहता है, वहाँ से अपन निर्माण कर सकते हो। बायोमेस, जैव ऊर्जा। जैविक ऊर्जा क्या होती है, जहाँ पर बिजली ईंधनों के माध्यम से आप कचरे को जलाकर फसलों या अपशिष्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप ऊर्जा का निर्माण करते हो। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में ज्वार भाटा का शक्ति का उपयोग करके बिजली उत्पादित की जाती है, उसको ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला कौन सी है? तरंग ऊर्जा। समुद्री तरंगों का गति को उपयोग करके ऊर्जा जो प्राप्त की जाती है उसको क्या कहा जाता है, तरंग ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन से होते हैं? अक्षय ऊर्जा संसाधनों के रूप में इनको जाना जाता है। ये था आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने अच्छे से करवा दिया है। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना जरूरी है। साथ के साथ आपको क्या करना है, अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस टॉपिक से संबंधित, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट के लिंक पे जैसे क्लिक करोगे अन्य वीडियो तक भी आप पहुंच जाओगे। धन्यवाद।